हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल एचआरए में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन एग्जाम में आए हुए टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस से जुड़े हुए कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम डीएमआरसी ने फरवरी 2020 में कंडक्ट किया था और इसमें टोटल 75 टेक्निकल क्वेश्चंस आए थे, राइट। तो इसमें टोटल 75 टेक्निकल क्वेश्चन थे। तो इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम लोग इस वीडियो सीरीज में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन है, इन प्लेट अर्थिंग द प्लेट इज मेड ऑफ विच मटेरियल। यानी प्लेट अर्थिंग करने के लिए जिस प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है वो प्लेट किस मटेरियल से बनती है, माइका, प्लास्टिक, कॉपर या वुड। ऑलराइट, तो इसका आंसर समझने से पहले चलिए थोड़ा सा बेसिक हम लोग अर्थिंग के बारे में जान लेते हैं कि अर्थिंग कहते किसे हैं। तो अगर हम कोई बॉडी लें और इस बॉडी को कनेक्ट कर दें किसके साथ, अर्थ के साथ, राइट। तो हमने यहाँ पे इस बॉडी को कनेक्ट कर दिया अर्थ के साथ, तो ये प्रोसेस कहलाता है अर्थिंग, राइट। किसी भी बॉडी का अर्थ के साथ कनेक्शन, इस प्रोसेस को हम लोग अर्थिंग कहते हैं। अब ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कैसा होना चाहिए? ये कनेक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, राइट। और अर्थ के किस पार्ट से? ऐसा नहीं है कि आप अर्थ के ऊपरी हिस्से में कोई इलेक्ट्रिकल वायर लाके छोड़ दें और उसे अर्थिंग कहेंगे, नहीं। प्रॉपर अर्थिंग करने के लिए किसी भी बॉडी को हमें इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करना होगा अर्थ के कंडक्टिव पार्ट से। ओके, तो हमने अभी अर्थिंग की क्या डेफिनेशन देखी। जब भी हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर देते हैं अर्थ के कंडक्टिव पार्ट से, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अर्थिंग। ऑलराइट, अब ये जो कंडक्टिव अर्थ जिस पार्ट को मैं कह रहा हूं, ये कौन सा पार्ट होता है अर्थ का? तो जब भी आपने देखा होगा कि जब भी हम अर्थ में खड्डा करते हैं तो एक डिस्टेंस के बाद हमें क्या मिलता है, जो वहां की जमीन होती है वो थोड़ी सी गीली होती है, उसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है, राइट। तो ये जो जमीन है, जो ये गीली मिट्टी है, इस मिट्टी की जो कंडक्टिविटी है वो ऊपर की ड्राई मिट्टी से ज्यादा होती है और इसी पार्ट ऑफ अर्थ को हम लोग कंडक्टिव अर्थ के नाम से जानते हैं, राइट। कंडक्टिव अर्थ के साथ कनेक्शन बनाने के लिए कई सारे मेथड्स हैं, जिसमें से मेन कुछ मेथड्स हैं, जैसे रॉड अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग है, राइट। तो रॉड अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, इसमें से दो मेन मेथड्स हैं, रॉड अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। इस क्वेश्चन में हमसे प्लेट अर्थिंग के बारे में पूछा गया है, तो हम प्लेट अर्थिंग को समझने की तो कोशिश करेंगे ही, साथ साथ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम रॉड अर्थिंग के बारे में भी देख लेते हैं। तो रॉड अर्थिंग में होता क्या है कि आप एक खड्डा करते हैं, ये खड्डा जनरली 4-4.5 मीटर का होता है, राइट। और इस खड्डे में आप लोग क्या करते हैं, एक जीआई या स्टील का रॉड को इंसर्ट कर देते हैं, ऑलराइट। और इसके आसपास का जो स्पेस है, इस स्पेस में हम लोग स्पेशल केमिकल्स डाल देते हैं, लाइक चारकोल डाल देते हैं, या फिर चारकोल के साथ हम लोग उसमें सॉल्ट भी डालते हैं। ऐसा सब कुछ किस लिए करते हैं? हम ऐसा सब कुछ करते हैं इसके आसपास की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, राइट। ये जो हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, जो खड्डा डाला उसके अंदर ये पूरे चारकोल, सॉल्ट और ये सारी अरेंजमेंट डाली और उसके अंदर रॉड को इंसर्ट किया, तो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है अर्थिंग पिट, ऑलराइट। और इस रॉड को किस नाम से जाना जाता है? इस रॉड को कहा जाता है अर्थिंग इलेक्ट्रोड, ऑलराइट। अर्थिंग पिट का जो आइडियल रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो 1 ओम के आसपास होना चाहिए। ओके, तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम अर्थिंग पिट बना रहे हैं उसका रेजिस्टेंस 1 ओम के आसपास रहे। एक एक्चुअल प्लांट में बहुत सारे अर्थिंग पिट बनाए जाते हैं ताकि जो हमारे सिस्टम का जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस है वो 1 ओम के आसपास रहे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब प्लेट अर्थिंग में रॉड अर्थिंग से क्या डिफरेंट होता है? प्लेट अर्थिंग हम कहाँ पे करते हैं? प्लेट अर्थिंग हमेशा की जाती है हिली एरियाज में या फिर रॉकी एरियाज में, जहां पे गहरा खड्डा करना मुश्किल होता है, राइट। तो ऐसे हिली एरियाज या रॉकी एरियाज में हम लोग क्या करते हैं, 2.5 से 3 मीटर तक का खड्डा करते हैं और फिर इस रॉड जैसे स्ट्रक्चर के आगे एक कॉपर की प्लेट लगी होती है, राइट। तो रॉड के साथ एक एक्स्ट्रा अरेंजमेंट में क्या लगी होती है? कॉपर की प्लेट। और आपको पता है कि इस कॉपर की प्लेट का एरिया बड़ा है, रॉड के मुकाबले इस कॉपर प्लेट का एरिया बड़ा है, तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, तो एरिया ज्यादा होने की वजह से इस
इस प्लेट का एरिया ज्यादा होने की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और हम जो रेजिस्टेंस अचीव करना चाहते हैं हमारे अर्थिंग प्लेट का वो हमें मिल पाएगा। तो इस तरह से रॉड अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम अर्थिंग के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अर्थिंग कितने टाइप की होती है। तो अर्थिंग के अगर हम टाइप की बात करें तो दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो इसका पहला टाइप है दैट इज सिस्टम अर्थिंग और दूसरा टाइप है इक्विपमेंट अर्थिंग। ऑलराइट, तो सिस्टम अर्थिंग से हमारा क्या मतलब है? सिस्टम अर्थिंग हम लोग कहते हैं कि सिस्टम अर्थिंग में जब हम किसी जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर, याद रखिए यहाँ पे मैं जब बात कर रहा हूँ जनरेटर या ट्रांसफार्मर की, ये 3 फेज जनरेटर और ट्रांसफार्मर है। तो जब हम किसी जनरेटर या ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल का, राइट, तो जनरेटर या ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को जब हम लोग अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, सॉलिडली अर्थ कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सिस्टम अर्थिंग। जबकि इक्विपमेंट अर्थिंग में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई मेटेलिक स्ट्रक्चर है, कोई मशीन है, किसी मशीन की आउटर बॉडी है, किसी भी लोड को, किसी भी इक्विपमेंट को जब इसकी आउटर बॉडी को हम लोग अर्थ कर देते हैं तो इस तरह के अर्थिंग को कहा जाता है इक्विपमेंट अर्थिंग। दोस्तों आपको पता ही है कि अर्थिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है। अर्थिंग हम लोग करते हैं ह्यूमन सेफ्टी के लिए। ऑल्दो सिस्टम अर्थिंग करने के और भी कई सारे रीजन है, पर इक्विपमेंट अर्थिंग करने का जो सबसे मेन रीजन है वो ये है ताकि ह्यूमन लाइफ को सेव किया जा सके, हम लोगों को शॉक के खतरे से बचाया जा सके, और जो लीकेज करंट होता है उस लीकेज करंट की वजह से कई बार आग लग सकती है। तो इस तरह के फिनोमिना से प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग, इस तरह के लीकेज करंट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। चलिए अब यहाँ पे ये जो प्लेट है, ये प्लेट, इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि प्लेट अर्थिंग में प्लेट इज मेड ऑफ विच मटेरियल, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम प्लेट अर्थिंग करते हैं तो ये प्लेट किस मटेरियल की बनाई जाएगी। तो ऑब्वियसली अभी तक हमने क्या सीखा है कि अर्थिंग करने के लिए बॉडी को हमें अर्थ, कंडक्टिव अर्थ के साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करना होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाने के लिए अर्थ में, अर्थ प्लेट में जो हम रॉड यूज कर रहे हैं और ये जो प्लेट यूज कर रहे हैं, ये दोनों किस मटेरियल के बने होने चाहिए? ये दोनों किसी कंडक्टिव मटेरियल के बने होने चाहिए, राइट। जनरली ये जो प्लेट होती है वो कॉपर की बनाई जाती है। तो अब आप ऑप्शंस में देखिए हमारे पास कौन से ऐसे मटेरियल दिए गए हैं जो कि कंडक्टिव हो सकते हैं। माइका नहीं, माइका तो इंसुलेटर होता है, प्लास्टिक भी इंसुलेटर होता है, वुड भी इंसुलेटर होती है, राइट। तो जो सही आंसर होगा वो होगा कॉपर, यानी प्लेट अर्थिंग करने के लिए जिस प्लेट का इस्तेमाल होता है वो कॉपर से बनाई जाती है। चलिए प्लेट अर्थिंग के लिए जिस प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है उसका एक पिक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक पिक्चर है प्लेट अर्थिंग का। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये जो प्लेट है, इस प्लेट का एरिया काफी बड़ा है जो कि सॉलिड कॉपर से बनाई जाती है, और इसके ऊपर एक जगह छोड़ दी जाती है किसके लिए? अर्थिंग इलेक्ट्रोड के कनेक्शन के लिए। तो इस तरह से कुछ आपकी अर्थिंग प्लेट नजर आती है प्लेट अर्थिंग में। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है द मटीरियल माइका इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओके, तो मटेरियल माइका किस तरह के मटेरियल का एग्जांपल है? और यहाँ पे आंसर्स में, ऑप्शंस में हमें दिया गया है इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर मटेरियल। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में ही हमने ये जान लिया है कि माइका किस तरह का मटेरियल है, इंसुलेटर। इंसुलेटर मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं? जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो इसके और कुछ एग्जाम्पल्स, बिल्कुल, ग्लास, वुड, पेपर और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आई होप ये सब चीजें तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। कंडक्टर मटेरियल के एग्जाम्पल की बात करें तो कंडक्टर में कौन कौन से मटेरियल आते हैं? वेरी गुड, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड और इस तरह के मटेरियल्स किस में आएंगे? कंडक्टर मटेरियल में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं? ये कुछ स्पेशल मटेरियल्स हैं जो कि किसी खास कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। जैसे डायोड, आपने पढ़ा होगा कि डायोड पे जब 0.7 वोल्ट दी जाती है तो वो कंडक्ट करने लगता है, इससे कम वोल्टेज पे वो कंडक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे ट्रांजिस्टर है, आईजीबीटी है, आईसीज है, तो इस तरह के मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर कौन कौन से मटेरियल आते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ओके, ये दो मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल से आते हैं और सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं तो उनमें इसी तरह के इसी तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल से वो डिवाइसेस के अंदर आईसीज, डायोड्स, ट्रांजिस्टर और इस तरह के तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनते हैं।
सुपर कंडक्टर मटेरियल, सुपर कंडक्टर मटेरियल ये बहुत ही खास तरह के मटेरियल हैं जिनको जो कि अगर इन्हें किसी खास तापमान पे रखा जाए, खास इन्वायरमेंट में रखा जाए, तो जो इनका रेजिस्टेंस होता है वो जीरो के करीब चले जाता है, यानी इनका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। सुपर कंडक्टर मटेरियल जनरली अभी लैब स्टेजेस पे चल रहे हैं, इन पर रिसर्च हो रही है, प्रैक्टिकली अभी इन्हें फील्ड में इतना इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ए, राइट। माइका एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटर मटेरियल है। ओके, अब हमसे अगले सवाल पूछा गया है, द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ अ 3 फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज, यानी किसी 3 फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई में जो करेक्ट फेज सीक्वेंस होता है वो कौन सा होता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, आर आर वाई बी, आर वाई बी, आर बी वाई और बी बी आर वाई। अब इलेक्ट्रिकल सप्लाई में कितने फेज, किस तरह के फेज सीक्वेंस हो सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे हमारे पास एक वायर है, एक और वायर है और एक और वायर है, राइट। तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूं, कि सॉरी, आर वाई और बी। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक और वायर होता है जिसे हम न्यूट्रल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कोई वायर मेरे से छूट गया, राइट, एक वायर छूट गया है जो कि ग्राउंड वायर है। तो इस तरह से हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये 5 वायर हो सकती हैं, आर वाई बी, न्यूट्रल और ग्राउंड, राइट। अब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई की बात करें तो इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम में कई तरह के ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं। एक कौन कौन से हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। जैसे एक ट्रांसमिशन सिस्टम है जिसे कहा जाता है 3 वायर सिस्टम। 3 वायर सिस्टम में सिर्फ 3 फेजेस को आगे सप्लाई में दिया जाता है, जैसे आर वाई बी, राइट। जबकि एक जो दूसरा सिस्टम है उसे कहा जाता है 4 वायर सिस्टम। 4 वायर सिस्टम में आर वाई बी और न्यूट्रल, ये 4 वायर आगे कंज्यूमर को दिए जाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में 4 वायर होते हैं। जबकि 5 वायर सिस्टम में आर वाई बी, न्यूट्रल और ग्राउंड, ये 5 वायर ट्रांसमिशन लाइन में होते हैं। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि ट्रांसमिशन सिस्टम में 3 वायर सिस्टम हो सकता है, 4 वायर सिस्टम हो सकता है या फिर 5 वायर सिस्टम हो सकता है। अब आप देखिए कि अगर हमारा सिस्टम 3 वायर सिस्टम होगा तो उसमें फेज सीक्वेंस क्या होगा? उसमें फेज सीक्वेंस होगा आर, वाई और बी। तो आप देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, हमें चार वायर्स दिए गए हैं, आर आर और वाई बी, राइट। तो 4 वायर सिस्टम में जो कि फेज सीक्वेंस होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए? आर वाई बी और न्यूट्रल का फेज सीक्वेंस होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में हमें 3 वायर दी गई है। 3 वायर में फेज सीक्वेंस क्या होता है? 3 वायर में फेज सीक्वेंस होता है आर, वाई और बी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ऑलराइट। जबकि थर्ड ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है? थर्ड ऑप्शन में हमें 3 वायर सिस्टम दिया गया है, आर बी और वाई। तो आर बी वाई का हमने ऑब्वियसली देख लिया कि फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए था, आर वाई और बी। तो सी ऑप्शन भी गलत होता। और अगर आप डी ऑप्शन सेलेक्ट करते तो डी ऑप्शन में आप देखिए बी बी आर वाई, 4 वायर्स लिए गए हैं, तो 4 वायर्स के लिए जो फेज सीक्वेंस होना चाहिए था वो क्या होता है? आर वाई बी और न्यूट्रल। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है, राइट। अगर हमें ऑप्शन में 5 वायर के ऑप्शन दिए गए होते तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता? आर वाई बी, न्यूट्रल और अर्थ। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का ट्रांसमिशन सिस्टम है, ये अलग अलग वायर के कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है इनके और भी बहुत सारे नाम होते हैं, तो वो हम डीपली किसी और वीडियोस में पढ़ेंगे कि इन्हें और किस किस नाम से जाना जाता है, जैसे टीएनसीएस सिस्टम या टीटी सिस्टम, आईटी सिस्टम, बहुत सारे तरह के सिस्टम होते हैं। तो इन टॉपिक्स को हम डिटेल में किसी और वीडियो में समझेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर 3 वायर सिस्टम है तो करेक्ट फेज सीक्वेंस क्या होगा? आर वाई बी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द 3 फेज स्टेटर करंट आर, यानी किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में जब हम स्टेटर में 3 फेज करंट दें तो उसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो कैसा बनेगा। अब एक चीज आप समझिए कि किसी भी कंडक्टर में, किसी भी तार में, किसी भी वाइंडिंग में अगर हम करंट देते हैं तो क्या होता है, राइट। तो सपोज कीजिए आपकी कोई वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में जब हम करंट देंगे, इस वाइंडिंग से जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? तो किसी भी कंडक्टर से, किसी भी तार से जब करंट फ्लो होता है तो इस करंट की वजह से 2 इफेक्ट्स आते हैं। पहला इफेक्ट होता है हीटिंग और दूसरा इफेक्ट होता है मैग्नेटिज्म,
राइट। तो एक चीज आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि किसी भी तार से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे आपको दो इफेक्ट देखने को मिलेंगे, हीट और मैग्नेटिज्म। अगर वो सिंपल तार है, अगर सीधा तार है, तो वहां पे कौन सा इफेक्ट दोनों में से ज्यादा डोमिनेंट होता है? हीट। वहां पे हीट हमें ज्यादा देखने को मिलती है मैग्नेटिज्म के कंपैरिजन में। पर जब इसी सेम तार को हम कॉइल की शेप दे देते हैं तो वहां पे हमें कौन सा इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है? वहां पे हमें मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है, राइट। पर करंट अगर कहीं से फ्लो हो रहा है तो इफेक्ट्स दोनों ही होंगे, हीट भी बनेगी ही और मैग्नेटिज्म भी बनेगा ही। अब कंडक्टर की शेप के हिसाब से ज्यादा इफेक्ट कौन सा नजर आएगा वो उसकी शेप पे डिपेंड करेगा। ओके, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि स्टेटर में अगर हम 3 फेज करंट देंगे तो फ्लक्स कैसा बनेगा। अब देखिए 3 फेज करंट हम जानते हैं कि 3 फेज करंट में कौन कौन से फेजेस होंगे? आई आर, आई वाई और आई बी, ठीक है। इस 3 फेज करंट का अगर इक्वेशन लिखें तो इसका इक्वेशन क्या होगा? हम जानते हैं कि 3 फेज करंट का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? आई एम साइन ओमेगा टी। ओके, वाई फेज के लिए जो इक्वेशन होती है उसे लिखते हैं हम आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ओके, यानी वाई फेज का जो करंट है वो आर फेज से 120 डिग्री का इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ऑलराइट। और इसी तरह जो बी फेज का जो करंट होगा उसमें और वाई फेज के करंट में कितने डिग्री का डिफरेंस होगा? सही आपने गैस किया, इन दोनों के बीच में भी 120 डिग्री का डिफरेंस होगा, ऑलराइट। तो इस तरह से तीनों फेजेस की इक्वेशंस हमने लिख दी, आई आर, आई वाई और आई बी के लिए। अब आप देखिए कि ये तीनों फेजेस एक दूसरे से, इन तीनों फेजेस के बीच में अगर मैं डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस देखूं तो y और r के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने डिग्री का है? 120 डिग्री, राइट। ये हमारा फेज डिफरेंस कहलाता है। तो यहाँ पे तो कोई भी फेज एंगल नहीं है तो इसको मैंने 0 लिख दिया, राइट। तो इन दोनों के बीच में अगर हम फेज डिफरेंस देखें तो कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है? 120 डिग्री का। इसी तरह से y और b के बीच में अगर हम फेज डिफरेंस देखें तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में भी 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ऑलराइट। तो 3 फेज सप्लाई में जो हमारे वोल्टेजेस और करंट्स होते हैं उनके बीच में भी 120 डिग्री का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जब ये करंट हम स्टेटर में देंगे तो इस करंट की वजह से मैंने आपको बताया कि किसी भी वाइंडिंग में जब करंट हम लोग देते हैं तो कौन से दो इफेक्ट आएंगे? हीट और मैग्नेटिज्म। पर वाइंडिंग होने की वजह से कौन सा इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होगा? मैग्नेटिज्म। यानी जब हम वाइंडिंग में ये 3 फेज करंट देंगे तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी कैसा बनेगा? इसी नेचर का होगा। यानी जो फ्लक्सेस बनेंगे उन फ्लक्सेस के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होगा? उन फ्लक्सेस के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस होगा, सही है। तो यहाँ पे जो इस सवाल का जवाब होगा वो होगा डी, यानी 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमने जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसके स्टेटर में 3 फेज सप्लाई ही क्यों दी। तो ऐसा हम करते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं। व्हेन अ 3 फेज वाइंडिंग डिस्प्लेस्ड इन स्पेस बाय 120 डिग्री, यानी अगर आप किसी मोटर का स्टेटर देखें तो लेट्स अज्यूम ये आपके मोटर का स्टेटर है, अज्यूम कर लीजिए गोल है, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इतना आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो ये हमारा स्टेटर है, राइट। तो इसमें से 3 फेज वाइंडिंग होगी। एक फेज के लिए अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपने आर फेज के लिए वाइंडिंग करी है इस तरह से कुछ, और इसका दूसरा हिस्सा इधर जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही वाई फेज के लिए वाइंडिंग करेंगे हम, तो यहाँ पे आपने वाई फेज के लिए वाइंडिंग करी है, ओके। इसका दूसरा हिस्सा यहाँ पे जा रहा है, तो ये आपकी वाई फेज की वाइंडिंग है। और थर्ड हमारी ब्लू फेज की वाइंडिंग है, तो ये हमारी ब्लू फेज की वाइंडिंग है, ऑलराइट। तो आप देखिए कि दो फेजेस के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। तो अगर मैं देखूं वाई और बी के बीच में ये जो एंगल देखूं, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? ये है 120 डिग्री का, राइट। इसी तरह से वाई और बी वाइंडिंग के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 120 डिग्री, ऑलराइट। एंड आर और बी के बीच में भी कितने डिग्री का एंगल है? 120 डिग्री। तो ये तीनों वाइंडिंग स्पेस में जो हमने वाइंडिंग्स को डाला है, तो इन दोनों तीनों वाइंडिंग्स के बीच में कितने कितने डिग्री का एंगल है? 120 डिग्री का एंगल है, ऑलराइट। तो जब कोई 3 फेज वाइंडिंग डिस्प्लेस्ड इन स्पेस कितने डिग्री से हो? 120 डिग्री। और जब इस तरह की वाइंडिंग में जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, और वो 3 फेज सप्लाई कैसी है, हमने अभी देखा जो करंट्स हैं उन करंट्स के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस था? 120 डिग्री का। तो इस सप्लाई के देने की वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है,
ऑलराइट। और हम सभी ये जानते हैं कि इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वो सेल्फ स्टार्टिंग बन पाती है और जो रोटर है उसमें टॉर्क डेवलप हो पाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ वायर सिस्टम, यानी किसी वायर सिस्टम को सेलेक्ट करने से पहले कि कहाँ वहाँ पे कौन सा वायर सिस्टम हमें लगाना चाहिए, इनमें से कौन सा क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। या कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता किसी भी वायरिंग सिस्टम को सेलेक्ट करने के लिए। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो आपको कॉस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। किसी भी लोकेशन पे अगर आप वायरिंग कर रहे हैं तो कितना कॉस्ट आएगा, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी, राइट। अपीयरेंस भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वायरिंग सिस्टम सेलेक्ट करने के लिए। एंड सेफ्टी तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, राइट। डी ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ पर्सन रिसाइडिंग इनसाइड द हाउस। अब इस बात से फर्क क्या पड़ता है कि उस घर में 2 लोग रह रहे हैं या 5 लोग रह रहे हैं। वायरिंग सिस्टम कॉस्ट, अपीयरेंस और सेफ्टी के हिसाब से ही सेलेक्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है द नेपर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स फ्री आरएलसी नेटवर्क कनेक्टेड इन पैरेलल इज, यानी किसी सोर्स फ्री आरएलसी नेटवर्क सिस्टम में जो कि पैरेलल सिस्टम है, इस सिस्टम की नेपर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। गाइज इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, थोड़े से लेंथी हैं, और एज इन मैं आईटीआई के सिलेबस के हिसाब से बोलूं तो ये आपके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है। पर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जानबूझ के दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में फंस के अपना टाइम वेस्ट करे और आपके मार्क्स कम हो जाए, राइट। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आप फंसते हैं जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है तो उस पर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और जब आप सारे क्वेश्चन कर लें तब इस तरह के क्वेश्चन पे आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि ये नेपर फ्रीक्वेंसी कहते किसको हैं और ये आरएलसी पैरेलल कनेक्ट सोर्स फ्री पैरेलल कनेक्टेड नेटवर्क किस तरह का होता है। तो मैं अगर एक आरएलसी नेटवर्क बनाऊं तो कैसा बनेगा, आर एल और सी, ये 3 एलिमेंट्स मैंने कहाँ लगा दिए, पैरेलल में लगा दिए, ठीक है। और इस नेटवर्क पे हमने सोर्स कनेक्ट नहीं किया है, तो ये हमारे पास आर है, एल है और सी है। चलिए अब हमसे ये पूछा गया है कि नेपर फ्रीक्वेंसी। अब नेपर फ्रीक्वेंसी होती क्या चीज़ है, उसको समझने से पहले एक छोटी सी डेरिवेशन है जो हमें समझ लेनी चाहिए, तो देख लेते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि इसमें एक इमेजिनरी करंट आई जा रहा है, ठीक है। तो वो आई करंट यहाँ पे इस नोड के बाद डिवाइड हो जाएगा इन तीनों ब्रांचेस में। डोंट वरी अगर आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के बारे में आइडिया नहीं है, हम आने वाले टाइम में नेटवर्क थ्योरी के बेसिक से वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम केवीएल, केसीएल और ये ब्रांच नोड और ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो वहाँ पे ये आपको क्लियर हो जाएगा। पर जिन लोगों को ब्रांच नोड्स का, करंट डिवीजन, केसीएल, केवीएल का आइडिया है तो उनको ये इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। तो अब सब लेट्स अज्यूम कि यहाँ से हमारा जो टोटल करंट है वो आई करंट आ रहा है, राइट। तो इस नोड से ये जो करंट है वो करंट डिवाइड हो जाएगा कहाँ, इन तीनों ब्रांचेस में। तो आर ब्रांच जो है वहाँ पे करंट चलेगा आई आर, एल ब्रांच में जो करंट जाएगा वो जाएगा आई एल, जो कि सी ब्रांच में जो करंट जाएगा उसे हम लिखते हैं आई सी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इस नोड नंबर 1 पे लगाते हैं केसीएल। तो लिखेंगे अप्लाइंग केसीएल एट नोड 1, यानी पहले नोड पे हम केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। ओके, केसीएल अप्लाई करने से देखिए क्या होगा कि टोटल करंट जो आई है वो किसके बराबर होगा, आई आर जमा आई एल जमा आई सी। ओके, अब यहाँ पे अलग अलग करंट्स की इक्वेशंस लिख लेते हैं। देखिए इस रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट है, इस करंट को हम क्या बोल सकते हैं, अगर इस नोड पे जो वोल्टेज आ रहा है V1 नोड पे जो वोल्टेज है उसे मैं अगर V बोलूँ तो इस नोड के वोल्टेज को अगर मैंने V बोल दिया, सॉरी, इस नोड के वोल्टेज को अगर मैंने V बोला तो इसमें जाने वाले करंट को मैं लिख सकता हूँ, रेजिस्टेंस में जाने वाले करंट को हम लिख सकते हैं V/R, ठीक है। जबकि इंडक्टर में जाने वाले करंट को हम लिख सकते हैं, इंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उस करंट के लिए एक इक्वेशन होती है जिसे कहा जाता है 1/L V dt, राइट। 1/L और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उस वोल्टेज का इंटीग्रेशन। ऐसे ही कैपेसिटर में जाने वाले करंट के लिए जो इक्वेशन है वो होती है C dV/dt, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी अगर हम इस इंटीग्रेशन के साइन को अगर हटाना चाहते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में इस पूरी इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब आप देखिए अगर हम इस पूरी इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये जो करंट है वो 0 हो जाएगा। करंट यहाँ पे कांस्टेंट है तो करंट की वैल्यू हमने रख दी 0।
ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज होगी, राइट, एलसी एलिमेंट्स होने की वजह से। तो ये वोल्टेज जो है, इस वोल्टेज को मैं लिखता हूँ dv बाई dt, राइट, और 1/r, r तो कांस्टेंट है तो r बाहर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे v का जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, राइट। और इसी सेम फंक्शन को जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे जो टर्म बचेगा वो बचेगा v/l, ठीक है। थर्ड टर्म आप देखिए, यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी टाइम के रिस्पेक्ट में हो रखा है, और जब हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा c इज इक्वल टू dv डी स्क्वायर वी अपॉन में डी टी स्क्वायर, यानी यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन हो गया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, किस तरह की इक्वेशन आ रही है हमारे पास, ये आ रही है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, राइट, तो सॉल्व करने से हमें इसके रूट्स मिलेंगे और उसी रूट से नेपर फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे जो ये c है, इस c को हमें हटाना होगा। तो इस c को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को c से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से हमें मिलेगा डी स्क्वायर वी डी टी स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आएगा हमारे पास सेकेंड ये वाला टर्म देखें तो 1/RC dv बाई dt, राइट, प्लस में v अपॉन एल सी इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। और ये इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो नेपर फ्रीक्वेंसी बोली गई है, ये नेपर फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है, जब हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे, राइट। तो इस इक्वेशन के रूट्स के दो रूट्स निकलेंगे, अल्फा और बीटा। तो जो अल्फा रूट होता है उसी को नेपर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। पर इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी बोला कि आपके सिलेबस से काफ़ी अलग है, काफ़ी बाहर है। तो नेपर फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से सिंपल टर्म में समझें तो ये वाला टर्म दिख रहा है हमें 1/RC, ये जो 1/RC टर्म होता है इसको लिख सकते हैं हम 2α इज इक्वल टू 1/RC, राइट। ये जो अल्फा होता है, इस अल्फा टर्म को ही कहा जाता है नेपर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अगर अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू यहाँ से आएगी अल्फा इज इक्वल टू 1/2RC। तो आसान शब्दों में मैं कहूँ कि जो हमारी आपकी नेपर फ्रीक्वेंसी होती है, वो नेपर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो होती है 1/2RC। ये आया कहाँ से, ये आएगा जब आप इसके रूट्स निकालेंगे। तो चलिए इसके रूट्स भी निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ओवर हो जाएगा इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था, बट लेट्स से। तो मैं ये ऑलराइट, अब यहाँ पे हमारे पास स्पेस आ चुका है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप देखिए कि लेट्स से अगर हम यहाँ पे इस dv/dt को अगर आप लिख दें, dv/dt को अगर हम लिख दें s, तो इस पूरे इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, s स्क्वायर जमा 1/RC s प्लस में ये जो हमारा थर्ड ये टर्म है, ये तो कांस्टेंट ही है, तो v इक्वल टू LC/0, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आप देखें कि ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के अगर मैं रूट निकालूंगा तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे, अगर मैं इसके रूट्स को नाम देता हूँ अल्फा और बीटा, तो इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस, याद कीजिए कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते थे। अगर आपकी इक्वेशन कोई लिखी हुई है तो उसके रूट्स के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये इसके लिए फॉर्मूला था, राइट। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम रूट्स निकाल रहे हैं। तो लेट मी जस्ट इरेज दिस, ओके। तो सेकेंड टर्म का जो कॉफिशिएंट है, वो कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास, सेकेंड टर्म का जो कॉफिशिएंट है दैट इज 1/RC। तो इसी को हम माइनस भी लिखेंगे, तो 1/RC, राइट, प्लस माइनस उसके बाद ओके माइनस b 1/RC प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर यानी 1/RC का होल स्क्वायर, राइट, 4ac। तो a में यहाँ पे
फर्स्ट टर्म का इस क्वाड्रेटिक टर्म का जो इक्वेशन जो कोफिशिएंट है वो 1 है, एंड थर्ड टर्म इज योर v बाय एल सी, राइट। और ये जो पूरी इक्वेशन है ये किससे डिवाइड हो रही है, ये डिवाइड हो रही है 2 से, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 होती है, राइट। तो अगर आप देखें ये जो 2 है, ये 2 को अगर मैं फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करके लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए थोड़ा सा स्पेस और बनाते हैं, इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं रब कर देता हूँ। चलिए, तो अब हमारे पास स्पेस आ चुका है। अब इस 2 को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसके जो रूट्स हैं अल्फा बीटा, इसको हम लिए लिख सकते हैं -1 बाई आर सी, और ये 2 आर सी के साथ चले जाएगा, राइट, प्लस माइनस 1/2, और ये पूरा ये जो टर्म है ये वाला 1 बाई आर सी का होल स्क्वायर -4v/LC, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो हमारी इक्वेशन आ रही है, जो सॉल्यूशन आ रहा है, किस टर्म में आ रहा है, अल्फा प्लस माइनस बीटा के फॉर्म में आ रहा है, राइट। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है अल्फा, इसी अल्फा को कहा जाता है नेपर फ्रीक्वेंसी। इसका एक और नाम है डैम्पिंग फैक्टर, भी इसको कहते हैं हम लोग, डैम्पिंग फैक्टर। तो इतना पूरा टेक्निकल एनालिसिस में आपको नहीं जाना है, ये सब डेरिवेशन नहीं करना ही है, आपको जस्ट इतना याद रखना है कि अगर एग्जाम में आरएलसी नेटवर्क से आपको डैम्पिंग फैक्टर पूछा जाता है या निपर फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है, तो आप सिंपल उसे अल्फा इज इक्वल टू 1/2 आरसी के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो 1/RC दिए गए हैं, नहीं, अल्फा हमारा 1/2 आरसी है, राइट। ये माइनस बी तो क्या है, माइनस बी फॉर्मूले से आया हुआ है, राइट। तो एक्चुअल में अल्फा की वैल्यू 1/2 आरसी है। इसमें देखिए तो ये भी गलत हो जाएगा, 2/RC भी गलत हो जाएगा। ये वाले फॉर्म देखिए 2/4 RC है, तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा नीचे वाला 4, तो ये एक्चुअल क्या आएगा, 1/2 RC आएगा, राइट। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।